सब्सक्राइब कीजिए हमारे एडु क्लब फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और वो भी बिल्कुल फ्री। शिक्षा के नए नए तरीकों के लिए एक बार एडु क्लब फॉर यू चैनल जरूर विजिट करें। सो हेलो एंड वेलकम टू एडु क्लब फॉर यू। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे चीज़ें जो कि अपने आप में काफ़ी अनोखे हैं और आपको लगेगा कि अरे काश मुझे भी ये पहले से पता होता, बट मैं श्योर हूँ कि आपको शायद अभी ये पता ना हो। तो चलिए इस चीज़ों के बारे में 10 अनोखे चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। शुरू करते हैं सैटर्न से। सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, लेकिन आपको पता है कि अगर सैटर्न को लेकर मैं किसी भी पानी में डुबो दूं तो वो कभी भी डूबेगा नहीं। इफ यू पुट सैटर्न ऑन वाटर इट विल फ्लोट, बिकॉज सैटर्न जो है वो गैस से बना है और जिसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से काफी कम है, करीब 30% कम। सैटर्न का डेंसिटी 772 kg पर मीटर क्यूब है, whereas पानी का 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब यही हुआ कि अगर हम लोग सैटर्न को पानी में डुबा सकते हैं तो वो कभी नहीं डूबेगा, वो पक्का तैरता रहेगा। आया समझ में? अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूं। आपको लेना है 250 ml ऑफ अल्कोहल और 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर लो आप। 250 प्लस 250 कितना होना चाहिए? 500 ml। लेकिन नहीं, अगर आप 250 ml ऑफ वाटर और 250 ml ऑफ अल्कोहल को ऐड करते हो, फाइनल रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? वो 500 ml नहीं होगा, वो रिजल्ट होगा 480 ml। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 20 ml गया कहाँ? हाँ, यही तो है कि अगर आप 250 ml ऑफ वाटर और 250 ml ऑफ अल्कोहल को ऐड करते हो, जो 480 होगा, सिर्फ इसीलिए बिकॉज देयर इज अ क्लोज बॉन्डिंग, ठीक है, बिटवीन वाटर एंड इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। वाटर और इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में जो ये बॉन्डिंग्स होंगे, जिसके वजह से जो वॉल्यूम है 500 ml का, वो घट के 480 ml रह जाएगा। ठीक है, बट हाँ, ये अलग बात है कि इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। आया समझ में? नंबर 3 बात करते हैं यहां पे पानी के बड़े भाई के बारे में। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी DTO यानी हेवी वाटर के बारे में। ठीक है, तो हेवी वाटर जो है, नाम जैसे हेवी है, रियल में भी वो हेवी है, यानी करीब पानी से 10% हेवियर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसमें शायद हाइड्रोजन का जो मास है वो ज़्यादा है। इट कंटेन विथ मास ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड वाटर से हेवी होने के वजह से पानी में, जैसे कि मान लीजिए कि आइस हम लोग ले लेंगे, तो आइस क्या करता है? नॉर्मली पानी में डूबता नहीं है, वो फ्लोट करता है। whereas ड्यूटेरियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, इट सिंक्स। ओके, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, पानी होने के वजह से, सेम फार्मूला होने के वजह से भी इसको, इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, इसको पिया नहीं जा सकता। और अगर आप ज़्यादा पी लोगे तो ये टॉक्सिक के बारे जैसा काम करेगा आपके बॉडी में। ठीक है, तो इट स्लो डाउन द बॉडीज केमिकल रिएक्शन, इसीलिए DTO को पीना नहीं है, वो हेवी होता है। अब पानी के बाद बात करते हैं हवा का। ठीक है, तो अगर हवा को मैं किसी भी कंडीशन पे लाके लिक्विड कंडीशन पे ले आऊँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड एयर के बारे में। लिक्विड एयर जो होता है वो ब्लू कलर के होते हैं। क्या आपको पता था ये? लिक्विड एयर, इट बिकॉज ऑफ इट कंटेंट ऑक्सीजन। ठीक है, लिक्विड एयर का जो डेंसिटी होता है वो करीब 870 kg पर मीटर क्यूब होता है, और इसको एक क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट रॉकेट में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बट लिक्विड एयर जो होता है वो ब्लू होता है। और एक खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये शायद आपको पता ही ना हो कि इफ़ यू पुट स्पूनफुल ऑफ वाटर इन अ बकेट ऑफ वाटर, इट विल गेट डिजॉल्व लाइक सॉल्ट। कहने का मतलब यह है कि
अगर आप 1 चम्मच पानी किसी एक बकेट ऑफ वाटर में डालोगे तो आपको पता है कि जो 1 चम्मच पानी है वो नॉर्मल पानी ही है, लेकिन वो पूरा डिजल्व कर जाएगा पूरे बकेट के वाटर के साथ। जैसे आप नमक डालते हो या चीनी डालते हो पानी में, वो पूरी तरह से डिजल्व हो जाता है पानी के अंदर। उसी तरह अगर 1 चम्मच पानी आप डालते हो, वो वहीं पे नहीं रहता, पूरे 1 बकेट पानी के साथ वो डिजल्व हो जाता है। अब एक काफी काम की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज के डेट में हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है या फिर लैपटॉप के सामने बैठता है या फिर पीसी के सामने बैठता है, बट पीसी का लाइट का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो मैं ही वही बताऊंगा कि अगर आपके पीसी में या स्मार्टफोन में ब्राइटनेस ज़्यादा है तो काफ़ी हानिकारक है आपके आँखों के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डीम लाइट में भी उसे काम कर ला सकते हो। डीम लाइट भी वो काफ़ी खतरनाक होता है आपके आँखों के लिए। ये आपके कंसंट्रेशन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालता है और आपके सोने और जगने का जो साइकिल है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क डालता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हो या लैपटॉप के सामने आप बैठते हो तो लाइट के कंडीशंस क्या होने चाहिए? लाइट के कंडीशंस वही होने चाहिए जो सराउंडिंग लाइट्स के रेडियंस है। आया समझ में? यानी स्मार्टफोन हो या फिर लैपटॉप हो या फिर पीसी हो, अगर आप उस पर काम करते हो तो लाइट का जो ब्राइटनेस है वो उतना ही होना चाहिए जिस सराउंडिंग में आप काम करते हो उसके हिसाब से। अगर सराउंडिंग में ज़्यादा लाइट है तो ब्राइटनेस ज़्यादा होने से अच्छा है, कम लाइट है तो कम होने से अच्छा है। मतलब यह है कि सराउंडिंग के साथ अगर आप बैठ के काम करोगे तो वो आपके आंखों के लिए सबसे कम हानिकारक होंगे। आया समझ में? तो उस हिसाब से ऑटो लाइट मोड में रह के आप काम कर सकते हो। तो टेस्ट के बारे में जब आता है तो सारे लोग यही सोचते हैं कि अरे बे टेस्ट का खबर कौन देता है ब्रेन को? वो तो टंग ही देता है। नहीं, आपको पता नहीं है, आपका नाक यानी नोज कंट्रीब्यूट टू टेस्ट मोर देन दैट ऑफ योर टंग। कहने का मतलब यह है कि आपका नाक ज्यादा सिग्नल्स देता है आपके जीभ से ज्यादा। तो एवरेज पर्सन जो होता है उसके करीब 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और धीरे 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 जब वो बूढ़ा हो जाता है तो ये घट के 5,000 हो जाते हैं। और टेस्ट बर्ड जो होते हैं हर 2 हफ्ते में वो धीरे धीरे रिप्लेस होते रहते हैं। और टेस्ट बर्ड तभी ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं जब कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ठीक है। यानी अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करोगे तो आपके टेस्ट बर्ड्स उतने अच्छे काम पे नहीं आएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना ही भूल रहा हूँ आपको कि टेस्ट बर्ड जितना ज़्यादा खाने का स्वाद को पहचानता है उससे ज़्यादा काम करता है आपका नाक, ठीक है। नाक के ऊपरी भाग में एक होता है सेल, उस सेल को कहा जाता है ओफ्लाटोरी। ये ओफ्लाटोरी सेल क्या करता है, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं टेस्ट बर्ड वो सारे सिग्नल्स ओफ्लाटोरी को देता है, फिर ओफ्लाटोरी से वो जाता है आपके ब्रेन को, फिर आपको पता चलता है कि भाई ये कितना टेस्टी है, कितना यमी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि टेस्ट बर्ड डायरेक्टली काम नहीं करते, ओफ्लाटोरी के थ्रू में ये काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। जब आपको बहुत ठंड होता है तो डेफिनेटली आपको उस समय उतना टेस्ट पता नहीं चलता। या फिर दूसरा एक काम कर सकते हो, अगर आप नाक को ज़बरदस्ती पकड़ के अगर कुछ पी लोगे या खा लोगे तो आपको टेस्ट उतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय वो सेल एक्टिवेट नहीं होता, वो काम नहीं करता। तो टेस्ट बर्ड से ज़्यादा काम आपके नोक के ओफ्लाटोरी सेल्स करते हैं। आया समझ में? अब नेक्स्ट मैं एक आपको खास चीज़ बता रहा हूँ कि आपके जो फिंगर नेल्स हैं ये वहीं पे ज़्यादा ग्रोथ होता है जो आपके डोमिनेंट हैंड होता है। यानी आप राइट हैंडेड हो सकते हैं, आप लेफ्ट हैंडेड हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके नेल्स के ग्रोथ आप किस हाथ में काम करते हो। आपको यकीन नहीं हो रहा है? ये एक रिसर्च से पता चला है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी AAD से ये पता चला है कि जो भी हाथ आपके डोमिनेंट हाथ है, यानी जिस हाथ में आप ज़्यादा काम करते हो, उस हाथ के
जो नेल्स होते हैं उसका ग्रोथ कंपैरेटिवली दूसरे हाथ से ज़्यादा होता है। और भी 3 चीज़ें इसमें पता चला है कि उस 5 उंगलियों में से जो बड़ा उंगली होता है उसमें ज़्यादा नेल के ग्रोथ होते हैं। और नेल का ग्रोथ और भी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, एक कि डे टाइम में ये ज़्यादा ग्रोथ होता है और दूसरा समर के सीजन में ये ज़्यादा ग्रोथ होता है कंपैरेटिवली नाइट से या अदर सीजन से। आया समझ में? अब मैं बात करता हूँ आँखों की, यानी कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 98% मेल के ही होते हैं, सिर्फ 2% फीमेल जिसमें इफेक्टेड होते हैं। यानी ये बीमारी मेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब सवाल है कि क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये एक जीन रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। मेल में एक्स और वाई, फीमेल में एक्स और एक्स, ठीक है। तो मेल के एक्स क्रोमोसोम में अगर कोई डिफेक्ट हो तो इसी के वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। अगर फीमेल में होना है तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में ये डिफेक्ट होना चाहिए, जो कि जिसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है मेल में सबसे ज़्यादा होते हैं, फीमेल में कभी कभी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ह्यूमन के डीएनए, हमारे डीएनए कितने मैच करता है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो सबसे ज़्यादा मैचिंग जो है ह्यूमन डीएनए का वो होता है चिंपांजी के साथ। पता है कितना परसेंट? 98%, ठीक है। ह्यूमन डीएनए इज 98% मैच करते हैं चिंपांजी के साथ, whereas माउस के साथ 90% होता है। आपको पता होगा शायद बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन्स बनाया जाता है, बिगिनिंग में जो ट्रायल्स बनाया जाता है वो माउस के ऊपर ही हम लोग ट्रायल लेते हैं, ठीक है। और इसको छोड़ के करीब 80% डॉग के साथ वो मैच करता है, या फिर सिर्फ 70% स्लॉग के साथ वो मैच करता है, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए तो 60% चिकन के साथ मैच करता है, 50% फ्रूट फ्लाई के साथ मैच करता है, 40% एप्पल के साथ मैच करता है, 20% प्लांट के साथ मैच करता है और 10% कोलिबैक्टीरिया के साथ मैच करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रजाति हैं, बट जिनके डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच करते हैं।